हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हूं मनीष दुबे और आज का हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और कैसे मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सराउंडिंग में है, यानी कि जो हमारे आसपास के मैटर हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जनरली मैटर वर्ड्स तो आपने सुना होगा कि मैटर हमारे आसपास के जो मैटर हैं, तो इस मैटर के बारे में हमें पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है कि आखिर हम कब कहेंगे कि कोई चीज़ मैटर है। तो अगर कोई आपसे जनरली पूछे, साइंटिफिक डेफिनेशन ना पूछे, इन साइंटिफिकली पूछे कि मैटर क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई जो है आँख पे पट्टी बांध लीजिए अपने कमरे में और इधर उधर चलिए, तो जिन जिन चीज़ों से आप लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे, वो मैटर है ना। आप किससे किससे टकराएंगे? चेयर से, टेबल से, टेलीविज़न से, इन सब चीज़ों से टकरा जाएंगे तो आप कहेंगे वो सब मैटर है। लेकिन क्या ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे आप टकराएंगे नहीं लेकिन फिर भी वो मैटर है? ज़रा सोचिए। और क्या हो सकता है? एयर भी है जो मैटर है लेकिन आप उससे टकरा नहीं रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल हमें आती है। तो इन सारे डिफिनीशन में मैटर को अगर हम साइंटिफिक डिफिनीशन ना दें, जनरली हम कहें, तो क्या हम मैटर को नहीं कह सकते कि मैटर वो है जिसे हम सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं? यानी कि वो सारी चीजें जिन्हें हम सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं वो मैटर है। लेकिन अब इस डिफिनीशन को इनसाइंटिफिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैटर का ये डिफिनीशन, इसमें कंफ्यूजन है बहुत सारी। जैसे लाइट के बारे में पूछा जाए तो एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि लाइट को आप सेंस ऑर्गन से सेंस तो करते हैं, क्योंकि जब लाइट जलती है तो उजाला हो जाता है। तो वहाँ पर इस तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक साइंटिफिक डिफिनीशन आपको बताते हैं। तो इसका साइंटिफिक डिफिनीशन अगर हमें बताना है तो हम कहेंगे कि मैटर वो होता है जिसके अंदर मास हो और उसके साथ उसका वॉल्यूम भी हो। यानी कि वो क्या होता हो, कह दो वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, तो हम उसे कहेंगे कि मैटर है। यानी कि हमारे आसपास की वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती हैं, जिनमें मास और वॉल्यूम दोनों होता है, उसे हम मैटर कहेंगे। ये सटीक है, जिसमें कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं होगा। आइए चलिए, जैसे आपको कहा जाए कि बताइए क्या लाइट मैटर है, तो आप कहेंगे कि क्या लाइट में मास होता है। जैसे पूछा जाए कि स्मेल मैटर है, तो अब जरा सोचिए, लाइट में क्या मास होता है? तो मास नहीं होता है, इसका मतलब लाइट मैटर नहीं है। स्मेल एक फीलिंग है, क्या उसमें मास होता है? फीलिंग में कोई मास होती है? देखो, जिस सब्सटेंस की स्मेल आ रही है उसकी बात नहीं हो रही है, स्मेल की बात हो रही है। अगर हम इसे ग्रामेटिकली चाहें तो भी हम कह सकते हैं कि जो स्मेल है ये एक फीलिंग है, तो ये मैटर नहीं है। तो मैटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि मैटर ऐसा कुछ भी मैटर है जिसके अंदर जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसके अंदर मास हो और जिसमें वॉल्यूम है। तो आइए अब हम इस मैटर के बारे में थोड़ा सा और जानें। तो देखो, वो सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, जिनमें मास और वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैटर। तो नेचर ऑफ मैटर को हम डिफाइन करेंगे और किसी भी मैटर का नेचर बताएंगे, लेकिन सारी की सारी चीजें एक्टिविटी के थ्रू हम करेंगे। जैसे शुरू में मैटर के नेचर के बारे में लोग काफ़ी स्टडी करते थे और लोगों ने ये बताया कि आपने सुना होगा कि मैटर 5 एलिमेंट 5 तत्वों से बना है, जिसमें क्षिति है, जल है, वाटर है, ठीक है, गगन यानी कि स्पेस है। वो सब इन साइंटिफिक तरीके थे, हमें उसे नहीं पढ़ना है। तो देखो, मैटर को शुरुआती दौर में समझाने के लिए 2 स्कूल थे। स्कूल का मतलब यहाँ स्कूल से नहीं है, स्कूल का मतलब विचारधारा, यानी कि 2 सोच से है। एक सोच ये कहती है कि कोई भी मैटर, किसी भी मैटर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया हम चेयर की बात करते हैं,
चेयर की बात करते हैं या वुड की बात करते हैं, तो एक जो स्कूल था, एक जो विचारधारा थी, वो ये कहती थी कि लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो एज ए कॉन्टिन्यूअस एज अ होल होता है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा स्कूल ये कहता था कि कोई भी चीज, जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हम शुगर भी ले लेते हैं, ये भी मैटर है, देखो इसमें भी मास वॉल्यूम, इसमें भी मास वॉल्यूम, इसमें भी मास वॉल्यूम, तो जो हैं और भी ले सकते हैं, साल्ट ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अगर समझें और इसके नेचर को डिफाइन करें, तो जो पुराना स्कूल कहता था कि जो मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। जो दूसरा स्कूल, जो दूसरी विचारधारा थी, वो ये कहती थी कि जो चेयर है वो एज अ होल नहीं होता है। जैसे ये हमारा बोर्ड है, पुरानी वाली जो एक स्कूल था वो ये कहता था कि ये हमारा बोर्ड एज अ होल कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जो मॉडर्न नया स्कूल था वो ये कहता था कि चाहे वो चेयर हो, चाहे वो वुड हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो साल्ट हो, चाहे वो वाटर हो, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ध्यान से, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये नाम पहली बार आया है। यानी कि दो स्कूल थे, एक स्कूल ये कहता था कि जो मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, दूसरा स्कूल ये कहता है कि मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता बल्कि पार्टिकुलेट होता है, यानी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा सही है? पूरा एक जो कॉन्टिन्यूअस कहता है वो भी सही है, पार्टिकल कहता है वो भी सही है, क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है, या फिर ना वो सही है ना ये सही है? तो हम इसे एक्टिविटी से थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए, तो कुल मिला के मैटर के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो स्कूल हैं। एक स्कूल ये कह रहा है कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है, और एक स्कूल ये कह रहा है कि नहीं नहीं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, एक बीकर लेना है, और इस बीकर में मान लो दो बीकर हम ले लेते हैं, है ना, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। दोनों में हमने वाटर डाल दिया, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, दोनों इक्वल अमाउंट में है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने शुगर डाल दिया, इसमें हमने साल्ट ऐड कर दिया। एक में शुगर ऐड किया गया, एक में साल्ट ऐड किया गया। अब जरा बताइए, अब हमको ये आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, जहां पर जहां वाटर आपने लिया है वहां एक छोटा सा निशान लगा दीजिए। यहां पर भी जहां वाटर है वहां पर ऐसे निशान मार्क लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें शुगर डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है ये ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस शुगर को इसमें स्टिर कर देंगे। जब ये शुगर इसके अंदर डिसॉल्व होगा तब क्या होगा, वाटर अपनी जगह वापस चला आएगा। याद रखना है, इसमें शुगर स्मॉल अमाउंट में लेना है। तो फिर क्या हो गया, वाटर नीचे चला गया। फिर साल्ट नीचे का मतलब जहां जिस पोजीशन पे आपने मार्क किया था ये वहीं पहुंच गया। यहां पर भी जब थोड़ा सा वाटर लेंगे तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो। इंक्रीज करने के बाद जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद वाटर फिर से अपनी जगह पर वापस चला गया। अब ध्यान से आपको देखना है, इसमें आपने शुगर डाल के डिसॉल्व कर दिया, इसमें आपने साल्ट डाल के डिसॉल्व कर दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जब आपने शुगर और साल्ट ऐड किया तो क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि शुगर और साल्ट इसमें घुलना शुरू हो गया, डिसॉल्व होना शुरू हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए क्या इसका जो लेवल है वो राइज हो गया था, फिर वो वापस अपनी जगह क्यों चला गया? जनरली अगर देखा जाए तो इसका ये जो सरफेस है वो ऊपर उठ जाना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर आप एक बकेट में वाटर ले लीजिए, उसमें हाथ अपना डालेंगे तो बकेट का जो वाटर का लेवल है तो वो तो ऊपर आ जाता है, तो ये वापस क्यों चला गया अपनी जगह पे? तो आइए हम इस सवाल का जवाब देते हैं। तो पहला सवाल क्या था? पहला ये था कि जब आपने वाटर में शुगर और साल्ट डाला तो क्या हुआ? तो आप कहेंगे वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया, घुलना शुरू हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो
सरफेस है वो फिर से वापस अपनी जगह क्यों आ गया, क्यों ये सरफेस इंक्रीज नहीं हुआ? तो ध्यान से देखिए इसमें क्या है कि असल में जो वाटर है, वाटर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जब शुगर इसमें डिज़ोल्व हुआ तो हुआ क्या, शुगर के पार्टिकल इसके बीच बीच में शिफ्ट होने शुरू हो गए और वो डिज़ोल्व हो गया। यानी कि सीधी सी बात है, मान लो एक चेयर है ऐसे, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, एक यहाँ दूसरा आदमी बैठा है। अगर बीच में जगह है और कोई एक तीसरा स्टूडेंट यहाँ आके बैठ जाए तो क्या ये आगे बढ़ जाएंगे? जब बीच में जगह है इसीलिए तो इसके अंदर ये जाकर समा गए। अब जरा सोचना है कि इस एक्टिविटी से साबित क्या हुआ। ये एक्टिविटी हम क्यों पढ़ रहे थे? मैंने कहा था कि मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए दो स्कूल थे। एक कहता था कि सारे मैटर एज ए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और दूसरा कहता था कि पार्टिकुलेट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। बताइए ये एक्टिविटी क्या साबित कर रही है? सोचो, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बना होता तो क्या इसमें शुगर गायब होता या साल्ट इसमें गायब होता? वो गायब हो गया। इसका मतलब है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसके बीच बीच में जगह है और वो वहां जाकर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब है नेचर ऑफ मैटर में जो पहली बात निकल के सामने आती है वो ये कि दुनिया के सारे मैटर पार्टिकल से बने हुए हैं। वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो क्या आपसे अगर कोई पूछे कि क्या एक्टिविटी से प्रूफ करके दिखाइए कि कोई भी मैटर पार्टिकल से बना होता है, तो क्या आप उसे एक्टिविटी से साबित करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल, यही एक्सपेरिमेंट आप कर देंगे। ओके, अब आइए दूसरी बात। अब हम एक एक्टिविटी तो हम लोगों ने किया, अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। तो ये बात तो साबित हो गई कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हमने एक्टिविटी से प्रूव भी किया। तो अब हमें ये सोचना है कि आखिर वो जो पार्टिकल है जिससे छोटे छोटे पार्टिकल से वो मैटर बना है, वो पार्टिकल कितना छोटा है। मतलब अब हम एक एक्टिविटी से ये आपको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैटर कितना छोटा होता है। तो आइए, इसके लिए हमें करना क्या है, एकदम क्लीन वाटर लेना है। हमें किसी बीकर में या किसी पॉट में कुछ भी ले लेना है ना। अब हमें करना क्या है, इसमें हम चाहें तो KMnO4 यूज़ कर सकते हैं, पिंक कलर का। इसके अलावा हम चाहें तो कॉपर सल्फेट यूज़ कर सकते हैं, CuSO4। हालांकि आप छोड़िए KMnO4 कॉपर सल्फेट के अलावा आप चाहें तो मार्केट से कलर लेके आ सकते हैं और इसमें 2 टुकड़ा कलर का इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। तो बताइए कि अगर आपने 100 ml वाटर ले रखा है और इसमें आपने सिर्फ 2 पार्टिकल, 2 छोटे छोटे कण अगर आप इसमें डाल देंगे, तो बताइए क्या ये पूरा का पूरा वाटर रेड कलर का नहीं हो जाएगा? अगर वो कलर रेड होगा तो सोचने वाली बात है कि 100 ml वाटर को सिर्फ 2 छोटे छोटे क्रिस्टल ने पिंक कर दिया। अब हमें क्या करने हैं, ऐसे ऐसे 10 और 100 ml के बीकर वाटर वाले चाहिए। अब हमें क्या करना है इसमें, तो अब तुम सोचो, तुमने इस 100 ml में सिर्फ 2 क्रिस्टल तुमने ऐड किया था। अब हमें इसमें से थोड़ा सा वाटर निकालकर इसमें डालना है, तो बताओ ये भी पिंक हो जाएगा। हालांकि ये डार्क पिंक होगा लेकिन लाइट पिंक तो ये होगा। अब सोचो तो उस छोटे में कितने पार्टिकल होंगे कि इतने को रेड कर दिया। इसमें से थोड़ा सा निकालकर जब आप इस साफ क्लीन वाटर में डाला तो ये भी पिंक हो गया, फिर इसमें से थोड़ा सा निकाल कर डाला तो ये भी पिंक हो गया, फिर इसमें से सब में निकाल के डालते गए, सब पिंक होता गया। हालांकि ये बहुत कम पिंक है, लेकिन सोचने वाली बात है कि सिर्फ 2 क्रिस्टल ने इतने सारे वाटर को पिंक कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टिकल छोटा होता है कि बड़ा होता है। तुम बताओ, पार्टिकल छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो आप कहोगे टाइनी होता है, टाइनी, वेरी टाइनी। तो कुल मिला के पिछले वाले एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, और दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट या दूसरी वाली एक्टिविटी ये साबित कर रही है कि मैटर टाइनी होता है। तो क्या नेचर ऑफ मैटर
में हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि जो नेचर ऑफ मैटर है वो क्या है, वो है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल, very small or tiny particles. तो कुल मिला के हम कहेंगे कि हमने दो एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। देखो ध्यान से, पार्टिकल से मिलके बना होता है और वो पार्टिकल बहुत छोटा होता है। ओके, तो अब हम इस मैटर के बारे में थोड़ी सी और बातें पढ़ेंगे और वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो अगर आपको कोई कहे कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है, इसको साबित करके दिखाइए, एक्टिविटी से आप कर लेंगे। अगर कोई कहे कि मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये साबित करके दिखाइए, तो भी आप साबित करके दिखा देंगे। याद रखना है, जो मैंने कहा था, एक स्कूल जो कहता था कि मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है, वो स्कूल सही नहीं था। दूसरा वाला स्कूल जो ये कहता था कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना है, वही वाला स्कूल सही है। तो चलिए अब अगला हेडिंग लगा लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने नेचर पढ़ लिया था, उसमें हमने दो एक्टिविटी देखी थी। तो देखो, जो पहला, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, जरा उसे समझो। अगर मैं कहूं कि पार्टिकल्स of matter have spaces between them। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के जो मैटर होते हैं, एक्टिविटी से, आपको दो एक्टिविटी मैंने सिखाई है, क्या उन किसी एक्टिविटी से ये बात साबित होती है कि मैटर के बीच में स्पेस होता है? कह दो बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने एक्टिविटी फर्स्ट में देखा था कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स कहना अभी ठीक नहीं है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में शुगर के या साल्ट के मॉलिक्यूल आ गए थे, जिससे ये साबित होता है कि जरूर और जरूर वाटर के बीच में छोटे छोटे स्पेस रहे होंगे, तभी तो शुगर इसमें गायब हो गया, साल्ट इसके अंदर गायब हो गया, तभी तो इसका लेवल ऊपर नहीं बढ़ा। इससे साबित होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और इन स्पेसेस को कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। चलिए और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। आइए देखिए, सपोज करिए ये हमारा एक बीकर है या कोई पॉट है, इसी के बगल में एक और बीकर है या कोई पॉट है। ठीक है, मैंने इसे बना लिया है इस एक्सपेरिमेंट को। अब सोचिए, ये भी वाटर है, दोनों वाटर हैं। याद रखना है, क्लीन वाटर लेना है, और जो पॉट है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखाई देना चाहिए। अब जरा तुम सोच कर देखो, इसमें हम थोड़ा सा कलर का क्रिस्टल मिलाते हैं, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल ऑफ कलर। यहाँ लिख देता हूँ क्रिस्टल ऑफ कलर। दूसरे वाले में आपने ऐसा कुछ किया कि जो हनी होता है, इसको इसके वॉल के सरफेस से नीचे गिराया। याद रखना है कि बीच में नहीं डालना है, वॉल ऐसे इसे गिराना है कि ये वॉल पकड़कर नीचे गिरे। तो क्या गिराना है? हनी। तो दो वाटर, अब देखो ध्यान से, एक वाटर दूसरा वाटर, इसमें आपने क्या दिया, दो क्रिस्टल कलर का आपने इसके अंदर डाल दिया। आपको स्टिर नहीं करना है, इसको घोलना नहीं है, आपको बस ऐसे गिरा देना है और आपको दीवार पकड़ाकर हनी नीचे गिराना है। तो आपको क्या देखेंगे? आप देखेंगे
कि जो इंक है वो इसमें घुलने लगा, ऐसे इंक या जो कलर है वो इसके अंदर घुलने लगा और ये जो वाटर है वो धीरे धीरे कलर्ड होने लगा। लेकिन हनी में ये प्रोसेस नहीं हुआ। हनी क्या हुआ, दीवार पकड़कर नीचे आकर बैठ गया, यहाँ नीचे आकर बैठ गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब आपने इसमें कलर डाला था तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वो तुरंत घुलना शुरू हो गया था? कहोगे यस, ये घुलना शुरू हो गया। क्या हनी भी घुलना शुरू हो गया? हम कहेंगे नहीं, हनी उस तरह से नहीं घुलना शुरू हुआ, बल्कि ये वॉल को पकड़कर नीचे बैठ गया। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि आपको बताना है कि कितना टाइम लगा जितने में ये कलर इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। तो अगर आप इसे एक्सपेरिमेंट को घर पे करेंगे तो आप देखेंगे 1-8 घंटे में आपको ये जो कलर का क्रिस्टल है वो गायब मिलेगा। अब जरा सोच कर देखना है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपने क्या देखा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया क्या देखा। अब इसका कंक्लूजन मैं बाद में बताऊंगा, तब तक हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या करना है, फिर से 2 वाटर का ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉट में भर देना है और एक में हॉट वाटर लेना है। हॉट वाटर, एक में क्या लेना है, हॉट वाटर, और एक में लेना है कोल्ड वाटर। अब इसमें फिर से कलर क्रिस्टल ऐड करना है, क्रिस्टल, इसमें भी कलर का क्रिस्टल ऐड करना है। अब सोचो, कलर का क्रिस्टल हॉट वाटर में आपने ऐड किया, कलर का क्रिस्टल आपने कोल्ड वाटर में ऐड किया। अब आपको बताना है कि फिर आपको स्टिर नहीं करना है, फिर यही वाला प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगा और ये कलर इसमें डिसॉल्व होने लगेगा। आप रेड कलर लिए रहेंगे तो ये रेड होने लगेगा, ब्लू रहेगा तो ब्लू होने लगेगा। आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपको याद है, सपोज करो 60 मिनट्स आपको लगे थे, तो अगर सेम वाटर अमाउंट में यहाँ है, सेम अमाउंट का क्रिस्टल यहाँ भी है, तो 60 मिनट इस पानी में भी, कोल्ड वाटर में भी वही होगा क्योंकि ये भी कोल्ड वाटर था। लेकिन आपको सोचकर बताना है कि क्या हॉट वाटर में भी ये 60 मिनट लगेगा। आप देखेंगे कि हॉट वाटर में ये 30 मिनट में भी हो गया। ये उल्टा हो गया है ना, ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर में 30 मिनट और कोल्ड वाटर में ये 60 मिनट। ये भी कोल्ड वाटर था, ये दोनों कोल्ड वाटर थे। इसमें हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना था, दूसरे में हमें टेम्परेचर बढ़ाना था। आपने देखा कि आपको स्टिर नहीं करना पड़ा, ये अपने आप इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इससे क्या साबित होता है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि आपने यहाँ वाटर लिया, वाटर का बकेट लिया, घर पे आपने बहुत बार किया होगा। आपने इसके अंदर डेटॉल डाल दिया है ना, आपने एक छोटा सा चम्मच भर के आपने डेटॉल डाला, तो क्या डेटॉल को आपको घोलना पड़ेगा या फिर डेटॉल अपने आप इसके अंदर घुल जाएगा? इससे क्या साबित होता है? कह दो, इससे ये साबित होता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हमें ये बात पता थी कि मैटर के पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं? अगर कॉन्टिन्यूसली ये मूव नहीं करते तो इंक अपने आप कैसे डिसॉल्व हो जाता? यहाँ पर क्रिस्टल जो है कलर का वो कैसे डिसॉल्व होता है? ठीक है, इसमें कोल्ड वाटर इस हॉट वाटर में कैसे डिसॉल्व हो जाता? यहाँ पर जो डेटॉल था वो इस वाटर में कैसे ऐड हो जाता? इससे साबित होता है कि हो ना हो जो मैटर के पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं। और आप देखेंगे कि डेटॉल जल्दी घुला, यानी कि लिक्विड में ये मोशन ज़्यादा होता है, सॉलिड में ये मोशन कम होता है। और ज़रा ये भी सोचिए, इस टेम्परेचर के बारे में ज़रा सोचिए, आखिर टेम्परेचर बढ़ा देने पर यानी गर्म कर देने पर ये कलर जल्दी क्यों घुल गया? तो जो दूसरा कैरेक्टर है, वो पहला कैरेक्टर क्या था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जो दूसरा, ये दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, ये क्या साबित करते हैं? ये साबित करते हैं कि the particles of matters are continuously moving
यानी कि जो मैटर होता है उसका पार्टिकल वो कॉन्टिन्यूअस मूव करता रहता है। और ये मोशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गैस में होता है। फिर उससे कम कहाँ होता है? कह दो लिक्विड में होता है। और सबसे कम मोशन कहाँ होता है? कह दो सॉलिड में होता है। अब एक और बात थी, एक सवाल था कि आखिर हॉट वाटर में वो कलर क्यों जल्दी घुल गया था। तो हमें मालूम है कि मान लो ऐसे ऐसे वाटर का अरेंजमेंट है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसके बीच में जो पार्टिकल हैं उनकी शिफ्टिंग आसान हो जाएगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। या एक और बात है कि जो पार्टिकल हैं वो मोशन करते रहते हैं, तो पार्टिकल जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उनके बीच का मोशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने दो नेचर पढ़ लिया। पहला नेचर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक क्या था? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस। दूसरा पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जिसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि अब हमारा तीसरा है, आपको इसके लिए कुछ समझना है। चलिए फिर एक्टिविटी करते हैं, यानी कि हमें तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है और इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। आपको करना क्या है, 3 ग्रुप्स बनाने हैं, A, B और C। ग्रुप A में आपको कुछ स्टूडेंट्स को लेना है और एक डांस, हाँ तो ये बिहू डांस होता है। तो बिहू डांस की तरह हमें कुछ बच्चों को एक दूसरे के पीठ में हाथ डाल के ऐसे एक ग्रुप बनानी है, एक लाइन बनाना है। मतलब कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे खड़े रहेंगे और सारे के सारे एक दूसरे के पीछे हाथ डाल के ऐसे रहेंगे। दूसरे ग्रुप में करना क्या है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का हाथ पकड़कर ऐसे खड़ा रहेगा, हाथ ऐसे पकड़ के। पहले वाले में क्या था, एक दूसरे के हाथ में हाथ ऐसे फंसा के खड़ा होना है बिहू डांस की तरह, और दूसरे वाले में एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे खड़ा होना है। तीसरे वाले में हमें करना क्या है, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को पकड़ कर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा दूसरे बच्चे के फिंगर को ऐसे टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ फिंगर को टच करेगा। यानी कि ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, ये 3 ग्रुप हैं। तो इन तीनों ग्रुप में हमें ये बताना है कि बताइए लाइन तोड़ना सबसे आसान कहाँ होगा। फिर से देखिए, लाइन तोड़ना सबसे आसान कहाँ होगा, तो हम कहेंगे ग्रुप C में, क्योंकि सारे बच्चों के बीच में जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर से अटैच्ड है। हम कहेंगे उससे थोड़ा मुश्किल कहाँ होगा, कह दो बच्चे वहाँ जहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और सबसे स्ट्रांग फोर्स कहाँ होगा, जहाँ लाइन तोड़नी सबसे मुश्किल होगी, कह दो ग्रुप A में, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के कंधे पे हाथ लगा के ऐसे फंसाए हुए हैं हाथ, बिहू डांस की तरह। अब आपको ये बताना है, सपोज करो ये जो बच्चे हैं ये पार्टिकल हैं। सपोज करो ये आइस का पार्टिकल है, आइस। दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो वाटर का पार्टिकल है, और तीसरा वाला पार्टिकल वेपर का पार्टिकल है। याद रखना है तीनों वाटर ही है, आइस, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है। आपको सोचना है कि अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज करो ये सॉलिड है, कोई सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो हम ये कहेंगे कि क्या यहाँ पर जो फोर्स है क्या उसका डिस्टेंस से रिलेशन है। क्या यहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा है तो क्या डिस्टेंस कम हो गया है। क्या यहाँ फोर्स सबसे कम है तो दो पार्टिकल या दो बच्चों के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए, तो हमने तीनों एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने देखा बिहू डांस में बच्चे एक दूसरे के नज़दीक थे,
और उनके बीच में फोर्स सबसे ज़्यादा था। आइए फोर्स को साबित करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल हम लें। हम क्या करते हैं, ये दो बकेट लेते हैं, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे और इसमें हम आइस डाल देंगे। इसमें क्या डाला आपने, वाटर डाला, और आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये दोनों केमिकली एक ही चीज़ है। अब तुम्हें करना क्या है, वाटर को फिंगर से ऐसे कट करने की कोशिश करनी है। जरा सोचो, क्या आपकी उंगली इसके अंदर आसानी से इंसर्ट हो गई? आपका फिंगर जो है इसके अंदर आसानी से इंसर्ट हो गया। फिर सोचो, जब फिंगर इंसर्ट हुआ इसका मतलब वाटर जितने डिस्टेंस में आपका फिंगर इसके अंदर इन हुआ है उतने डिस्टेंस में वाटर कट हो गया है। तो फिंगर निकालने के बाद फिर वो वाटर आपस में कैसे जुड़ गया? दूसरा, क्या आइस के अंदर भी फिंगर आपका अंदर जा पाएगा? तो हम कहेंगे इससे साबित होता है कि इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, पार्टिकल के बीच का स्पेस, इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो जब इंक्रीज करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम बढ़ाते हैं तो इनके बीच का फोर्स कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स कम हो जाता है। ध्यान से, जब हम किसी सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, सपोज करो ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, एक दूसरे से ऐसे बहुत नज़दीक ऐसे हैं, तो जब हम इसे गर्म करेंगे, और आपको पता है इंटर पार्टिकल स्पेस, सपोज दैट दिस इज सॉलिड, अब हम क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, यानी कि ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इन्हें और गर्म करेंगे तो ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो सोचो, सॉलिड आइस में फिंगर को इंसर्ट हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम है। इसका मतलब है यहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स बहुत ही कम होगा, यहाँ पे फोर्स सबसे कम होगा। इसका मतलब है 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हमने एक्टिविटीज से समझा है। पहला कैरेक्टर ये है मैटर का कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरा हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं। और तीसरा हमने देखा कि जो पार्टिकल हैं, इनके जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे हमने बिहू डांस के लिए हमने जो एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को लेकर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल या बच्चे जितने नज़दीक होंगे एक दूसरे के, फोर्स उतना ज़्यादा होगा, इनके बीच में डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतना कम होता जाएगा। इस तरह से हमने मैटर को पढ़ा कि मैटर क्या होता है, हमने नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर को एक्टिविटी के थ्रू समझा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।